कहाँ तक पहुंचे हम लोग? पैरेन्काइमा हो गया है। अब हाँ बेटा, मतलब आपको बता दिया मैंने कि पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, सारी बातें हो गई हैं। मतलब हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू हमने क्या पढ़ा था? पैरेन्काइमा में हमने बताया कि सेल्स जो है इनकी लिविंग है, सेल वॉल कंपैरेटिवली कॉलन और स्क्लेरेनकाइमा से थिन है, हाँ या ना। सेलुलोज सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है यहाँ पर। सेलुलोज अमाउंट में सेल वॉल के अंदर ज्यादा भी है, यस और नो। और प्लांट के सॉफ्ट रीजन्स में पाया जाता है। सेल्स जनरली आइसोडायमेट्रिक होती हैं और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, ये सब हमने पढ़ा, सही है। और यूनिवर्सल टिश्यू और फर्स्ट इवॉल्व परमानेंट टिश्यू है ये। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे आज किसके बारे में? कॉलन काइमा के बारे में। आप बताइए, कॉलन काइमा भी एक लिविंग टिश्यू है? कॉलन काइमा भी एक लिविंग टिश्यू है, तो लिविंग होने के साथ साथ आप बताएंगे कि ये पैरेन्काइमा से ही डेवलप हुआ है। किससे? जैसे मैं आपको बताऊंगी भाई, हम कॉलन काइमा की बात करें तो सबसे पहले हम टिश्यू जो पढ़ते हैं उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं वो साइज में छोटी हम बताते हैं, आइसोडायमेट्रिक बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम या नहीं होते हैं। फिर हमने कहा कि मेरिस्टेम से आगे जो टिश्यू बना, वो टिश्यू पहली बार जो बनेगा उसका नाम है पैरेन्काइमा टिश्यू। क्या नाम है? अब आप बताइए कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू है उस टिश्यू की सेल साइज में बड़ी है और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, सही है बात या नहीं? अब क्या है कि ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, यही पैरेन्काइमा टिश्यू आगे डेवलप होने वाला है कॉलेनकाइमा टिश्यू के अंदर। किसमें? कॉलेनकाइमा टिश्यू में डेवलप होने वाला है, सही है बात या नहीं? तो पैरेन्काइमा से ही कौन सा टिश्यू बनेगा? और जब हम कॉलेनकाइमा टिश्यू की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि इनकी जो सेल वॉल होती है, कौन? उनमें सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होते हैं। मतलब इनकी वॉल जो होती है वो कंपैरेटिवली पैरेन्काइमा से थोड़ी थिक होती है। सेल वॉल जो है वो इनकी कंपैरेटिवली किससे? और इनमें सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन होता है, सेल वॉल मटेरियल्स का। लेकिन बेसिकली आपको ये भी याद करना है कि वो डिपोजिशन जो है वो कॉर्नर्स पर ज्यादा रहता है। कहां पर? मतलब जहां इंटरसेलुलर स्पेस है ना, उस हिस्से में ये डिपोजिशन क्या रहता है? सही है। ऐसा टिश्यू कॉलेनकाइमा टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉलेनकाइमा टिश्यू कहलाता है। यहाँ की जो सेल्स हैं, यहाँ की जो सेल्स हैं उनके जो इंटरसेलुलर स्पेस है, उन इंटरसेलुलर स्पेस के जो आप स्पेस की बात करेंगे, कॉर्नर्स की बात करेंगे, उन कॉर्नर्स में सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होता है। क्या होता है? तो आप बताइए कि सेल वॉल इनकी कंपैरेटिवली थिक है, यस और नो। और सेल वॉल में कौन कौन से मटेरियल मिलते हैं आपको? बोलो। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, और पैक्टिन। और ये भी आप बात याद रखिएगा कि पैक्टिन ज्यादा होता है अमाउंट में। जब हम कहते हैं ना कि भाई सेल वॉल मटेरियल्स, क्या कह रहे हैं? सेल वॉल मटेरियल्स डिपॉजिटेड, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि मेनली एट कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स। अब ये सेल वॉल मटेरियल में सबसे ज्यादा कौन मिलता है आपको? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू की, तो पैरेन्काइमा टिश्यू में ज्यादा जो मिलता है, मेनली जो मिलता है वो सेलुलोज होता है। लेकिन कॉलेनकाइमा में जो डिपोजिशन हुआ है वो ज्यादातर किसका डिपोजिशन हुआ है? किसका हुआ है? पैक्टीन का डिपोजिशन हुआ है। किसका हुआ है? और बताओ, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टीन जो है वो है
वाटर लविंग सब्सटेंस जो पानी को अपनी, वाटर लविंग सब्सटेंस जो कि वाटर को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सही है बात या नहीं? ये मेनली है क्या, वाटर लविंग सब्सटेंस हैं जो पानी को अपनी तरफ क्या करते हैं। एक तो ये बात आपको याद करनी है। दूसरा आप बताइए इनकी शेप, कल हमने पैरेन्काइमा की शेप कैसी बताई थी, राउंड, ओवल, स्फेरिकल, एलोंगेटेड, पॉलीगोनल। सेम किसके लिए बताओगे, क्योंकि पैरेन्काइमा ही डेवलप हुआ है किसमें। तो सिंपल बात याद रखो कि भाई शेप है, बस कॉर्नर्स पर मटेरियल का क्या हो गया है। एक बात आप याद रखो कि प्लांट के ऐसे रीजन्स, बोलो ऐसे प्लांट पार्ट्स जो कि जिंदा है, प्लांट पार्ट्स जो कि हैं कैसे, लिविंग है, और साथ ही साथ वहां मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत है। तो वहां जो टिश्यू मिलेगा वो कौन सा होगा, केवल आपको जिंदा रहना है, मैकेनिकल सपोर्ट से कोई मतलब, मेटाबॉलिज्म से मतलब है, तो आप बताएंगे पैरेन्काइमा। जिंदा भी रहना है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देनी है तो, लेकिन अगर आप बताइए कि केवल मैकेनिकल सपोर्ट देनी है, मेटाबॉलिज्म से कोई मतलब, तो फिर स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा प्योरली डेड टिश्यू है और उसका काम केवल मैकेनिकल सपोर्ट देना है। क्या करना है, कॉलेनकाइमा जिंदा भी है और मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और जो पैरेन्काइमा टिश्यू है कौन, ये केवल लिविंग होता है बच्चे, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम नहीं करता, सॉफ्ट रीजन में पाया जाता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, इन द पल्प ऑफ द फ्रूट्स, कॉर्टेक्स रीजन, पिथ, मेडलरी रेज, पिथ रेज, इनमें पाया जाने वाला टिश्यू जो होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। सही है बात या नहीं? तो बात आती है कि कॉलेनकाइमा कहां पाया जाता है, कौन, कॉलेनकाइमा कहां पाया जाता है। तो आप बताएंगे कि कॉलेनकाइमा पाया जाता है, एक तो ये बात याद करो कि कॉलेनकाइमा नॉट ए यूनिवर्सल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यूनिवर्सल टिश्यू ये, पूछो क्यों। यूनिवर्सल का मतलब था एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो तक सब में मिले। लेकिन आप बताइए कि कॉलेनकाइमा तो टेरिडोफाइटा के बाद आना शुरू हुआ है, पहले तो था ही नहीं। मतलब ब्रायोफाइटा की बॉडी तक तो कॉलेनकाइमा का वो नामो निशान, केवल पैरेन्काइमा ही है। तो सभी प्लांट्स में पाया जाने वाला टिश्यू, क्या कॉलेनकाइमा सभी प्लांट्स में पाया जाता है, नहीं पाया जाता। सही है बात या नहीं? इसलिए हम इसको यूनिवर्सल टिश्यू नहीं कहते हैं। बेसिक फंडामेंटल पैरेन्काइमा था, पैरेन्काइमा से ही कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा से ही स्क्लेरेनकाइमा का डेवलपमेंट होता है। हाँ या ना, यस और नो, अच्छे से ना। आप बताइए कि भाई कॉलेनकाइमा आपको कहां मिलेगा, तो हम बात करेंगे कि जो कॉलेनकाइमा टिश्यू है कौन, प्रेजेंट इन यंग स्टेम, बोलो हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ, ऑफ द लीफ। आपको बताना है कि भाई यंग स्टेम जो होते हैं ना, यंग स्टेम फ्लेक्सिबल होते हैं। कभी आपने देखा हो तो, एक तो मैं आपको कहूं कि सूखी लकड़ी आपके हाथ में दे दी मैंने, मैं कहूँ कि इसको बेंड करो, और नहीं, क्यों नहीं होगी, बेंड होकर टूट जाएगी। आप बेंड करोगे तो क्रैक हो जाएगी वो। सही है बात, जब हम कर रहे हैं सूखी लकड़ी की बात कर रहे हैं, बेंड किया तो क्या हो गया। लेकिन आप सोच के देखो कि स्टेम है, क्या है, स्टेम है, गीली लकड़ी जैसे हम कहते हैं, उसको आप मोड़ो, बेंड हो जाएगी वो। फ्लेक्सिबिलिटी है, किसकी वजह से है, और हार्ड भी है। ये भी नहीं कि सॉफ्ट है कि आपने यूं निकाल ऐसे कर स्टेम को यूं मोड़ा तो पानी से निकल गया, और वो जैसे लीफ के साथ होता है, यहाँ स्टेम के साथ थोड़ी हो रहा है ऐसा। नहीं समझ रहे मेरी बात? बोलो, उसमें स्ट्रेंथ भी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आती है कि जो कॉलेनकाइमा होता है ना, कौन, उसमें पैक्टिन का डिपोजिशन क्या है, और पैक्टिन जो है वो अपने साथ किसको जोड़ता है, वाटर को। पैक्टिन जो है वो अपने साथ किसको जोड़ता है, वाटर को। जब पैक्टिन वाटर को जोड़ता है तो वाटर जुड़ने से उसमें क्या आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो यंग पार्ट्स हैं जो, जैसे यंग स्टेम है, वहां की सेल्स में आपको कॉलेनकाइमा सेल्स मिलेंगी। दूसरा, स्टेम की हाइपोडर्मिस और पेटियोल ऑफ द लीफ। अब मैं आपको समझाऊं, जैसे मैं स्टेम के हाइपोडर्मिस की बात करूं,
तो अपने क्या करते हैं, जैसे हाइपोडर्मिस की हम बात करें तो आप बताइए कि हाइपोडर्मिस हमें कहां मिलती है? स्टेम में मिलती है। ये हमें नहीं मिलती है कहां पर? रूट में। सही है बात या नहीं? आप याद करो, जब रूट का मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में आपको बताया था बच्चा टीएस, तो एपिडर्मिस के बाद सीधा कॉर्टेक्स सेल ले ली थी हमने। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ऐसे सीक्वेंस पढ़ी थी हमने। रूट में हमने हाइपोडर्मिस पढ़ा ही नहीं, क्योंकि रूट की सेल में हाइपोडर्मिस को हमने पढ़ना नहीं है, क्योंकि हाइपोडर्मिस होता नहीं है। हाँ या ना? यस और नो? अब आप बताओ कि जब हम हाइपोडर्मिस की बात करें स्टेम में, तो ये किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है? कॉलेनकाइमा का। अब कॉलेनकाइमा स्टेम के हाइपोडर्मिस में दो तरीके से होती है। एक तो बोलो कंटिन्यूअस। कैसे? बोलो एज ए होमोजीनस टिश्यू। होमोजीनस टिश्यू मतलब कंटिन्यूअस होना। और एक इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। अब दोनों को समझाता हूं। जैसे ये स्टेम का टीएस पढ़ रहे हो आप, ये भी स्टेम का टीएस पढ़ रहे हो आप। हाँ या ना? आउटरमोस्ट लेयर जो है वो कौन है? सही है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? अब जैसे हाइपोडर्मिस है पूरी की पूरी कॉलेनकाइमा से बनी हुई, एज इट इज कंटिन्यू लेयर की फॉर्म में। सही है बात या नहीं? तो क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस या होमोजेनस, मतलब पूरी की पूरी लेयर एक ही सेल से, एक जैसी सेल से बनी हुई है, तो होमोजेनस लेयर बोल देंगे, सेम टाइप ऑफ टिश्यू हो गया। हाँ या ना? दूसरा बोल रहे हैं पैचेस की फॉर्म में, कि जैसे मान लो ये सेल्स प्रेजेंट है यहां पर, फिर ये सेल्स प्रेजेंट है यहां, फिर ये सेल्स प्रेजेंट है यहां, ये पैचेस की फॉर्म में है, और बीच बीच में आपको दूसरी सेल्स मिल जाएंगी। तो यहां जो ब्राउन कलर की सेल्स दिख रही है ना, वो हाइपोडर्मिस है। तो बोलो या तो कंटिन्यूस या पैचेस की फॉर्म में, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। एग्जाम्पल नहीं दिए, हालांकि मैं अगर आपको एग्जाम्पल भी पढ़ाऊं तो मैं सारी बातें बता दूं कि भाई इसमें आप हाइपोडर्मिस ऑफ सनफ्लावर याद कर लो और कुकुरबिटेसी फैमिली याद कर लो, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मुझे कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में कितना आता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि हाइपोडर्मिस कंटिन्यूस लेयर की फॉर्म में भी हो सकती है और पैचेस की फॉर्म में भी हो सकती है। अगर कंटिन्यूस लेयर की बात करो तो सनफ्लावर, और अगर पैचेस की फॉर्म में बात करो तो कुकुरबिटेसी फैमिली, है ना? लेकिन आपको ये याद करना है, ये लाइन है एनसीईआरटी की, एज इट इज लिखा है कि हाइपोडर्मिस स्टेम में कभी कभी आपको होमोजेनस टिश्यू की फॉर्म में या फिर पैचेस की फॉर्म में मिलती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये। अब बच्चा कहता है सर हाइपोडर्मिस भी किसकी? आप बताइए स्टेम की। और स्टेम भी किसका? डाइकोट का। मोनोकोट के स्टेम में ना होती है, स्टेम में तो होती है, लेकिन स्क्लेरन काइमेटस होती है, बोलो ऐसे। हाँ, मोनोकोट के स्टेम की हाइपोडर्मिस, मोनोकोट के स्टेम की एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन काइमेटस होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? हाँ, कौन बच्चा था कल जो काउंटर पे आया था ये पूछने की एपिडर्मिस कौन सी सेल से बनी होती है? कौन था? ठीक है, इस बैच से नहीं होगा, मैंने उसको बताया था, मैंने कहा कि जब मैं टीएस पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, रूट का, स्टेम का, लीफ का, डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, तब बताएंगे आपको एपिडर्मिस किसकी बनी होती है, कैसे बनती है। बातें करूंगा मैं, सारी करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो धीरे धीरे चल रहे हैं अपने, चीजें कवर हो रही हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एक तो हाइपोडर्मिस का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये क्लियर है आपको बात? यहां पर मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ आप बताओ कि ये सेल मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रही है। और दूसरा जो एग्जांपल याद करना है वो पेटियोल ऑफ लीफ। पेटियोल ऑफ लीफ से मतलब है कि जैसे मान लो ये बोलो स्टेम है, क्या है? और स्टेम पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम है नोड। क्या नाम है? और आप बताइए कि नोड पर लीफ लगी होती है, क्या लगी होती है? आप बताइए, लीफ में आप तीन स्ट्रक्चर दिखती हैं। ये एक पूरी लीफ है, आप इस हिस्से को लीफ मत बोलिए, लीफ बोलो। स्टेम के बेस से लेकर टिप तक पूरी स्ट्रक्चर क्या है? लीफ में तीन स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। लीफ का जो बेस होता है उसको हाइपोपोडियम, जहां से लीफ जो है वो स्टेम से जुड़ती है। दूसरा इसमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है ये, इसको कहा जाता है पेटियोल।
और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखती है इसको हम बोलते हैं लेमिना या बोलते हैं ब्लेड। क्या बोलते हैं? लेमिना या फिर लीफ ब्लेड, लीफ लेमिना। तो हाइपोडर्मिस क्या बोलेंगे, सॉरी, हाइपोडर्मिस तो स्टेम की है ही, उसमें कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है। उसके अलावा कहां प्रेजेंट है? पेटियोल में। अब पेटियोल क्या होता है? जो लीफ बेस और लेमिना के बीच में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है लीफ की, उसको क्या कहते हैं? जैसे ना ये आप मानो कि ये जो बुक आप देख रहे हो ये लीफ है, क्या है, और मैं हूं एक स्टेम, क्या हूं? अब स्टेम यहां है, लीफ को एक्सपोज रखना है लाइट के सामने, स्टेम से दूर, लाइट के सामने एक्सपोज रखना है ताकि लाइट प्रॉपर आ सके, हवा का, टेम्परेचर का, लाइट का प्रॉपर इफेक्ट इस लेमिना पर आए, क्योंकि लेमिना का सरफेस एरिया क्या होता है। अब ये प्रॉपर इफेक्ट कैसे आए, उसके लिए इसको स्टेम से क्या रखना पड़ेगा? दूर रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो बीच में पेटियोल वाला एरिया होता है, बोलो ये लिविंग भी है और लीफ को एक्सपोज करके रखता है कहां पर? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप सोचो अगर पेटियोल वाला हिस्सा सॉफ्ट होता, सही है बात या नहीं, तो लीफ लगती और लटक जाती, लेकिन लटकना नहीं है, हाँ सीधा रहना है, एक्सपोज रहना है। कैसे रहोगे? बोलो इस हिस्से से, पेटियोल वाले हिस्से से। पेटियोल का जो हिस्सा होता है वो किसका बना हुआ है? कॉलन काइमा का। तो कॉलन काइमा का तो मतलब लिविंग भी है, बोलो ऐसे, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है और लेमिना पार्ट को एक्सपोज रखता है एनवायरमेंट के अंदर, हाँ या ना? यस और नो? एक्सपोज रखता है किसमें? एनवायरमेंट में। किसको? लेमिना वाले पोर्शन को। पढ़ के देखो अब आप, कॉलन काइमा सेकंड ग्राफ पैराग्राफ है ना हमारा, क्या कह रहा है एनसीईआरटी से? Collenchyma occurs in the layers below the, in most of the, below in the, तो बिलो एपिडर्मिस होती है हाइपोडर्मिस, और केवल स्टेम में होती है, ये भी याद कर लें। और डाइकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा की बनी है, क्योंकि मोनोकोट स्टेम में तो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? दूसरे नंबर पे फाउंड होमोजेनस लेयर और इन, होमोजेनस लेयर तो मैंने आपको बता दी कंटिन्यूस लेयर की फॉर्म में और पैचेस की फॉर्म में। सही है बात या नहीं? आगे बढ़ो। It contains consists of the cells which are much thickened at it, सही है बात या नहीं? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड, और पैक्टिन का डिपोजिशन ज्यादा होता है। और पैक्टिन में क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी क्या होती है, इसलिए प्लांट के उन हिस्सों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सही है, आगे बढ़ो। कॉलन काइमा में, अच्छा मैंने कल भी आपको एक बात बताई होगी क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरेन काइमा वाली बात, कि पैरेनकाइमा सेल्स जब फंक्शन करती हैं तो उनमें जब क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? आपको ये याद करना है कि जो कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है, कौन सा टिश्यू, इस कॉलेनकाइमा टिश्यू में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। बोलो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन कॉलेनकाइमा। तो ये क्या हो जाएगा? फोटो सिंथेटिक। मैं आपको ये बात बता दूं, कल अपनी बात हुई थी कि भाई जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो पैरेनकाइमा टिश्यू भी करते हैं, और जब पैरेनकाइमा टिश्यू फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको हम नाम क्या देते हैं? क्लोरेन काइमा। लेकिन आपको बताना है कि प्लांट बॉडी में मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक सेल्स, बोलो ऐसे, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक इन, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक सेल्स इन, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक सेल्स इन क्लोरेन काइमा होती है, कॉलन काइमा होती है। कॉलन काइमा मतलब जो ज्यादातर फोटोसिंथेसिस करने वाली सेल्स है ना प्लांट बॉडी की, वो कौन सी सेल्स होती हैं? अगर कल को आ जाए कि विच वन इज फोटोसिंथेटिक टिश्यू, पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा से प्रायोरिटी देनी हो तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? ऐसा नहीं है कि पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस नहीं करता, करता है, लेकिन दोनों में से प्रायोरिटी की बात आएगी तो किसको प्रायोरिटी दोगे आप? कॉलेनकाइमा को प्रायोरिटी दोगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से आगे बढ़ो। These cells assimilate the food, क्लोरोप्लास्ट, जब इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। आगे बढ़ो। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर, सिंपल बात है, जब कॉर्नर पे क्या हो गया?
तो फिर तो इंटरसेलुलर स्पेस तो रहेंगे ही नहीं ना। आगे बढ़ो। दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। क्या टिश्यू डेड है या लिविंग है? लिविंग के साथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लिविंग होने के, आगे बढ़ो। यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ, इवन हाइपोडर्मिस में भी कोलेनकाइमा होती है, लेकिन किसके? मोनोकोट डाइकोट दोनों है। मोनोकोट कैसे बोल रहा भाई तू? इलाज करवाएगा मुझसे? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, पैरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? स्क्लेरेनकाइमा की। तो तीसरा टिश्यू जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स मोस्टली डेड होती हैं, ये आपको याद रखना है। रीजन क्या है कि इनकी सेल्स की जो सेल वॉल होती है ना, उनमें लगातार डिपोजिशन होता है सेल वॉल मटेरियल का, जैसे कि लिग्निन का। लिग्निन के डिपोजिशन से सेल वॉल क्या हो जाती है? थिक। और अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो बेचारा क्या हो जाता है? रिड्यूस। और रिड्यूस होते होते बोलो प्रोटोप्लाज्म गायब हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस होते होते, प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस होते होते, और जब प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस हो जाता है तो बताओ सेल क्या हो जाती है? मेटाबॉलिज्म, क्योंकि डेड हो जाती है मेटाबॉलिकली, क्योंकि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो आप बताइए, जब हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स पढ़ते हैं तो हमें इसमें दो टाइप पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ने हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, और दूसरे आपको याद करनी है स्क्लेरेड्स। एक क्या याद करोगे आप? फाइबर्स, और दूसरा? जब हम फाइबर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फाइबर्स जो हैं वो एलोंगेटेड सेल्स हैं, जो कि किनारों पर पॉइंटेड हैं। कैसे हैं? किनारों पर कैसे हैं? पॉइंटेड, मतलब किनारों से कैसे होंगे? नैरो, और बीच में से वाइड। और इनके अंदर डिपोजिशन हुआ है किसका? लिग्निन का। लिग्निन के डिपोजिशन से बोलो जो सेल वॉल है वो क्या हो गई है? और सेल वॉल के थिक होने से अंदर की कैविटी क्या रह गई? इस स्ट्रक्चर को हम फाइबर बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फाइबर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये क्या बनी? बोलो जो फाइबर्स होते हैं, बोलो ऐसे, एलोंगेटेड है, डेड है, तो मेटाबॉलिज्म में तो काम केवल ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए करते हैं। ऐसे बोलो स्क्लेरेट्स हैं। स्क्लेरेड एक सेल थी, इस सेल के अंदर की तरफ डिपोजिशन शुरू हुआ किसका? लिग्निन का। तो सेल वॉल लगातार क्या होती गई? थिक होती गई, और इतनी थिक हो गई कि धीरे धीरे अंदर का प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस हो गया, अंदर का प्रोटोप्लाज्म। और ये हुआ किसकी वजह से? बोलो लिग्निन के। हुआ किसकी वजह से? लिग्निन के। सही है बात या नहीं? यस और नो? अब लगातार जब लिग्निन क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? तो आप बताओ, अंदर की जो कैविटी है वो क्या हो जाएगी? और बताओ कि भाई जो सेल्स हैं वो डेड, तो अंदर की कैविटी नैरो, सेल वॉल थिक, हाँ या ना? ऐसे सिंगल सेल को क्या बोलेंगे? स्क्लेरेड। एलोंगेटेड सेल को क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, बचपन में कहानी पढ़ी थी यूनिट इज स्ट्रेंथ। तो टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एक एक सिंगल सिंगल लकड़ी दी, कहा कि तोड़ो, तो उन्होंने यूं तोड़ दी, हाँ या ना? फिर बात किसकी आई कि उन्होंने यूनिट इज स्ट्रेंथ समझाने की कोशिश की, तो सबको एक मतलब लकड़ियों का बंडल दिया, हाँ या ना? तो जैसे कहा कि तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने कहा देखा यूनिटी इज। ये बात उन्होंने सीखी कहां से? फाइबर्स का काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। क्या देना? तो यूजुअली फाइबर्स फाउंड इन ग्रुप्स ऑलवेज, ऐसे याद करना है आपको। कि जैसे मैं प्लांट बॉडी में आगे चल के कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ाऊंगा, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम टिश्यू पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोयम। क्या पढ़ेंगे? तो बताइए कि जो जाइलम एंड फ्लोयम है कौन है? कौन है? तो उनके अंदर जाइलम फाइबर और फ्लोयम फाइबर मिलेंगे, जो कि वास्तव में क्या होंगे? स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर्स होंगे। क्या होंगे? और आप बताइए कि दीज फाइबर्स आर फाउंड इन ग्रुप्स, और ग्रुप्स में पाए जाते हैं, इसलिए क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं?
नट्स खाए हैं आपने? नट्स, उनके बाहर वाली जो कवरिंग होती है हार्ड होती है। बादाम के कवर, अखरोट के, मूंगफली का कवर कैसा होता है? किसकी वजह से? सही है बात या नहीं? आपने अमरूद खाया? चीकू, सपोटा खाया क्या? और कह रहा है चीकू खाया, सपोटा नहीं खाया। पियर, नाशपाती खाया है अभी? हाँ या ना? भाई हुआ क्या कि भाई केक खाया, बोले यस। क्या डंग केक खाया है? तो बच्चा क्या कभी खाया होगा, शायद याद नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो वो वाली बात इसकी हो गई। यार चीकू खाया, सपोटा नहीं खाया, और पियर खाया, नाशपाती नहीं खाई। तो कितने बच्चों ने सब खाया है ये? ठीक है। खाते टाइम ना पल्पी रीजन में ग्रिटीनेस फील होती है हल्की सी आपको, ऐसे दाने दाने से फील होते हैं जीभ पे कि यार कुछ है इसके अंदर, ऐसे हार्ड हार्ड सा। वो कौन होता है? एग्जैक्टली, इन द पल्प ऑफ द पियर, गुआवा, स्पोटा क्या मिलते हैं? अब बच्चे के काउंटर पे मेरे को कहता है सर आपने तो गड़बड़ कर दी, कल तो आपने कहा था पल्प में पैरेंकाइमा होता है। मैं कहता हूँ पल्प पैरेंकाइमा ही होता है, उस पैरेंकाइमा के साथ स्क्लेरेट्स मिलती हैं वहां पर आपको। पैरेंकाइमा के साथ में क्या मिलती हैं? क्या मिलती हैं? स्क्लेरेट्स। किसमें? हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कि पल्प में, पल्प का फॉर्मेशन तो पैरेंकाइमा से हुआ, इसलिए दांत से तोड़ के भी खा जाते हैं और सॉफ्ट है वो। तो है तो मोस्टली उसमें पैरेंकाइमा ही, लेकिन बीच बीच में कुछ सेल्स कैसी हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, जो कि स्क्लेरिड्स हैं। भाई लास्ट बेंच पे इधर से चौथा बच्चा जो बैठा है, मुंह में उंगलियां डाल के, खड़ा हो, इधर बाहर आ। तो बाद में डिसाइड करो एनाटॉमी, एनाटॉमी रटने का टॉपिक है। यही है वो। आजा आजा, एनसीईआरटी ले आ इधर। नाम क्या तेरा? कितने दिन बाद आया क्लास? है पहले? तो सुबह उठ के टाइम से नहा धो के अपनी नींद पूरी करके आना होता है। रात को सोने वाले टाइम पे तो फोन चलाता है तू। अब तेरे को पता ही नहीं कि दुनियादारी में हो क्या रहा है। चार उंगलियां मुंह में तेरे को पता है हालात कैसे कितने खराब है तेरे, मैं कैमरा में तेरे को दिखाऊं तो ऐसे होते हैं क्या स्टूडेंट क्लास में बैठने वाले? इधर बैठ मेरे पास। और अभी अपने बात कर रहे थे चीकू की, स्पोटा की, ऐसे करके नाशपाती की, पियर की, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? और इसको अगर वो सोते सोते सपने में आ जाता तो, और मैं कहता कि हम भाई पैरेंकाइमा टिश्यू होता है उसको हम इजीली क्या कर ले, बाइट कर लेते हैं, और ये बाइट कर जाता तो बचाया है मैंने इसको, इसकी उंगलियों को। हंस रहे? हाँ, अभी इन दोनों में ना एक चीज नोटिस कर रहा हूं मैं भाई, बच्चे क्या है कि थर्सडे वेनसडे से रोज ही सर नंबर नहीं आते, क्यों? संडे को टेस्ट है या चौथा टेस्ट है, कईयों का तीसरा है, कईयों का चौथा है। सही है। तो सबको लग रहा है अब सर के पास जादू की छड़ी है, सर घुमाएंगे नंबर आ जाएंगे, और घर वालों को हम ये कहने लायक हो जाएंगे कि देखो हमने तो सर से बात करी थी फिर भी नंबर नहीं आए। अब सर से बात करी कब थी? 2 दिन पहले, तो 2 दिन में सर ने जादू की छड़ी घुमा दी, क्योंकि हैरी पॉटर सर पे बनी है। तो इन हरकतों से बचिए आप। पढ़ाई जो है बच्चे, वो एकदम से कभी इंस्टेंट रिजल्ट नहीं लाते इसमें। कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 40 दिन का टाइम तो दो। यहाँ सबको लग रहा है कि बस मास्टर के पास जादू की छड़ी घुमाएगा। ये ठीक है बच्चे, मोटिवेशन के लिए मैं साथ हूँ। आपकी कोई हेल्प चाहिए आपको, वो उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि 2 दिन आप कह दो और बाद में फिर मंडे को आके पापा सर आपसे बात करेंगे। फिर पापा को तो ये कह रखा है कि मैंने तो सर से बात करी हुई है। अब उनको थोड़ी पता कि बात कब करी है। इसलिए मैन्युपुलेशन बंद करिए। ये मैन्युपुलेशन आप अपना खुद का कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ना बच्चे, और आपका कुछ बनेगा नहीं जब तक आप सीधी लाइन पे नहीं आएंगे। तो प्लीज सुधरिए। फाइबर्स और स्क्लेरेट्स की बात चल रही है, तो जो फाइबर्स हैं वो क्या है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो आप बताओ कि जो फाइबर्स हैं वो क्या है, और जो स्क्लेरेट्स हैं वो सेल्स हैं। ये यूनिटी में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और ये अकेले अकेले मिलते हैं।
हाँ या ना, यस और नो। साथ ही साथ आप बताइए इनकी सेल्स में लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है? किसका? अगर मैं यहां पर इनके अंदर लिग्निन के डिपोजिशन की बात कर रहा हूं तो आपको यह बताना है कि कुछ जगहों पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है, जाइलम पढ़ाते टाइम बताई थी मैंने ये बात आपको कि कई जगहों पर लिग्निन का डिपोजिशन, कई जगहों पर लिग्निन का डिपोजिशन, और बताओ जिन जगहों पर लिग्निन का डिपोजिशन वहां पिट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? और एनसीईआरटी ने स्क्लेरेट्स का जो डायग्राम दिया ना उसमें देखो पिट्स दिखाए भी हैं उन्होंने। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एनसीईआरटी ने जो स्क्लेरेट्स का डायग्राम दिया है उनमें पिट्स आपको दिखाए भी हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो ऐसे प्लेसेस यहाँ लिग्निन का डिपोजिशन, उन जगहों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब एक बात और समझ लेना भाई, पेज नंबर जब 86 आप पढ़ते हो ऊपर से पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में तो सेल्स के डायग्राम दिए गए हैं। अब पैरेनकाइमा सेल में तो सिर्फ उन्होंने पैरेनकाइमा टिश्यू का सिंपल डायग्राम दे दिया, लेकिन कॉलन में उन्होंने टीएस दिखाया, अंदर साइटोप्लाज्म दिख रहा है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी एनसीईआरटी दिखा रही है आपको। तो बच्चा काउंटर पे आके मुझे कहता है कि सर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो पैरेनकाइमा में नहीं होती क्या? बोलो होती है, क्यों नहीं होती? पैरेनकाइमा में तो मैच्योर सेल है और उसमें भी क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? सही है बात या नहीं? यस और नो, यस और नो। हाँ, तो वही बात बतानी है आपको कि जब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यहां प्रेजेंट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यहां प्रेजेंट है तो इसका मतलब पैरेनकाइमा भी है और कॉलेनकाइमा भी है। स्क्लेरेनकाइमा में तो प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है। हाँ या ना? तो वैक्यूल दोनों में होती है, डायग्राम में दिखाई केवल किसमें गई है? हाँ, पढ़ के देखो एनसीईआरटी से जल्दी से स्क्लेरेनकाइमा को। क्या कह रही है एनसीईआरटी की? स्क्लेरेनकाइमा लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक, सही है बात या नहीं? हैविंग ए पेट्स, दे आर यूजुअली एंड विदाउट द, क्योंकि सेल वॉल के मेटेरियल डिपोजिशन होने से अंदर का प्रोटोप्लाज्म नैरो हो गया है। आगे बढ़ो। वेरिएशंस फॉर्म स्ट्रक्चर ऑरिजिन एंड, मतलब अलग अलग बताया इन्होंने। फॉर्म, फॉर्म दो है, फाइबर और स्क्लेरेट्स। स्ट्रक्चर, फिर ऑरिजिन, फिर डेवलपमेंट। मतलब अलग अलग टाइम पे फाइबर्स और स्क्लेरेट्स बनती रहती हैं। अब कैसे? बोलो शुरू में जब जाइलम बनेगा, फ्लोएम बनेगा, उनमें भी बनेंगे, लेकिन जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तो उनके फाइबर्स ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, ज्यादा डेवलप। आगे चल के पता चलेगा, हम जब जाइलम फ्लोएम को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो फाइबर्स है ना, फाइबर्स जाइलम और फ्लोएम के, वो सेकेंडरी जाइलम में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, सेकेंडरी जाइलम में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। इसलिए इन्होंने डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन सब बातें यहां पर मेंशन करी हैं। लेकिन ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, जब जाइलम फ्लोएम बताऊंगा, जाइलम फ्लोएम में फाइबर्स की बात करूंगा, तब मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर दूंगा बात। आगे बढ़ते हैं। ये बात ऑनलाइन में जो बच्चा आरडीएक्स पढ़ता है ना रोज अपने से, उसने भी ये बात पूछी थी कि स्क्लेरेनकाइमा में सर बेसिस ऑफ द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट लिखा है, तो सर सारे टिश्यूज का ऑरिजिन तो सेम ही है, हाँ या ना? फिर यहां क्यों लिखा है? तो सारे टिश्यूज का ऑरिजिन सेम नहीं है। अगर बेटा ऑरिजिन सेम होता तो सारे टिश्यू फिर एक ही टिश्यू होते। मैं प्लांट टिश्यू में इतने सारे टिश्यू थोड़ी पढ़ाता। अलग अलग टिश्यूज होने का मतलब है सबका ऑरिजिन अलग अलग है। इसका मतलब जिस सेल से फाइबर डेवलप होते हैं उससे स्क्लेरेट्स डेवलप, इसलिए तो ये अलग अलग हो गए ना दो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? टिश्यू का अगर सबका ओरिजिन क्या होता तो फिर टिश्यू पूरे प्लांट बॉडी में एक ही होता। डिफरेंट टिश्यू मींस डिफरेंट ओरिजिन, बोलो ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर्स का ओरिजिन अलग तरीके से और स्क्लेरेट्स का फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? वो कह रहे हैं कि सर ओरिजिन तो सेम होता है। वो थोड़ा सा समझने का, शब्दों का हेर फेर है। बोलो एक टिश्यू की सभी सेल्स का ओरिजिन सेम होता है, लेकिन दो अलग अलग टिश्यूज का ओरिजिन तो अलग अलग होगा ना, तभी तो वो दो अलग डिफरेंट टिश्यू होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बाकी स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, ये मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा जब मैं डिटेल करवाऊंगा फ्लोएम फाइबर्स और जाइलम फाइबर्स की।
बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो, एक मिनट, हाँ है ही नहीं ना। हाँ, सेल वॉल थिक होके तो अंदर का प्रोटोप्लाज्म बचा ही नहीं ना, यहाँ पर है ही नहीं प्रोटोप्लाज्म, डेड सेल होने का मतलब है प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में जब सेल मैंने बनाई तो व्हाइट लाइन बनाई मैंने, बता क्यों? मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पहली बार जब सेल बनी थी डेड सेल थोड़ी बनी थी, न्यू सेल्स आई तो मेरिस्टेम से थी। कल वाले लेक्चर में आए थे आप, मैंने क्या बताया था कि जब मेरिस्टेम से पहला टिश्यू बनता है वो पैरेन्काइमा होता है। अब पैरेन्काइमा से कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों बन सकते हैं। तो इसका मतलब जब जाइलम की फाइबर्स या स्क्लेरिड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, फ्लोएम के फाइबर्स या अलग से सेल्स स्क्लेरिड्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो पहले से लिविंग थी या डेड थी? फिर उसमें लिग्निफिकेशन होने लगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे लिग्निफिकेशन से सेल वॉल की मोटाई और अंदर का प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस होता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया। तो स्टार्टिंग में इनिशियली सेल कैसी थी? कल मैंने आपको जो परमानेंट टिश्यू पढ़ाना शुरू किया तो एक लाइन लिखी थी, पूछो क्या? कि परमानेंट सेल्स आर लिविंग और डेड एट मेच्योरिटी। मैंने कहा था कि मेच्योरिटी पर कुछ परमानेंट सेल्स ऐसी होती है जो लिविंग रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो, जैसे पैरेन्काइमा सेल्स और कोलेनकाइमा सेल्स अपनी मेच्योरिटी पर लिविंग ही बनी रहती हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जब पूरी तरह से फुल्ली क्या हो जाती हैं तो डेड हो जाती हैं। क्लियर है बात? बढ़े आगे, आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं? फाइबर्स और, तो सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हैं? चलो पढ़ो, फाइबर्स आर थिक वॉल्ड एलोंगेटेड एंड, आगे बढ़ो, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स, और मिलेंगे कैसे? क्योंकि इनका मेन काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना, और यूनिट इज स्ट्रेंथ यहीं से सीखा है हमने, क्योंकि फाइबर जितने ज्यादा ग्रुप में रहेंगे उतने कम टूटेंगे। आगे बढ़ो, स्क्लेरेट्स आर स्फेरिकल ओवर और हाईली कैविटी, वेरी नैरो कैविटी, ये अंदर वाली कैविटी देखो बहुत छोटी है इनके अंदर, लेकिन इनका डिपोजिशन बहुत ज्यादा। एंड दीज आर कॉमनली फाउंड इन द walls of the nut pulp of the fruit of guava, pear and seed coat of the legume, जैसे सूखे चने चबाए हैं कभी? हार्ड लगते हैं, क्योंकि उनके आउटर सीड कोट में क्या है, क्या प्रेजेंट है? एंड लीव्स ऑफ टी प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो नॉर्मल लीव से थोड़ी सी हार्डनेस फील करवाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्क्लेरेट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे लेमन की लीफ देखी है आपने? भाई टी लीफ हर किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन लेमन लीफ तो देखी होगी आपने। उसको भी फील करो, थोड़ी हार्डनेस फील होती है नहीं होती? उससे भी थोड़ी ज्यादा फील हार्डनेस होती है किसकी? टी लीव्स की। किसकी? किसकी वजह से? स्क्लेरेट्स की प्रेजेंस की वजह से। यहां तक प्रॉब्लम? तो बताओ, परमानेंट टिश्यू में दो टिश्यू है, सिंपल परमानेंट और, पहले हमने पढ़ा सिंपल। सिंपल में कितने टाइप? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और इनमें मैच्योरिटी पर लिविंग कौन रहते हैं और मैच्योरिटी पर डेड कौन हो जाते हैं जनरली? सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से, यहां तो कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे। अगर आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवानी है, मेन फंक्शन आपका मैकेनिकल सपोर्ट है, मेटाबॉलिज्म नहीं है। आपको मेटाबॉलिज्म भी करवाना है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देनी है। आपको केवल मेटाबॉलिज्म पर फोकस करना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा। क्लियर है बात यहां तक? हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम? कोई ऐसी बात जो लगे कि समझ नहीं आई तो पूछो। बेटा जाइलम में और फ्लोएम में जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तब तो कहां चला जाता है? चलूं आगे। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। किसकी? कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं लिख रहा मैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू लिख रहा हूं, ठीक है? ताकि आपको याद रहे कि परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट है ये। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलो, फॉर्म बाय डिफरेंट काइंड और टाइप ऑफ सेल्स।
डिफरेंट टाइप की सेल्स का बना हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? यस और नो? प्लांट में ये मेनली कंडक्टिव टिश्यू होता है। कौन होता है? कंडक्टिव टिश्यू होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब कंडक्टिव टिश्यू में आपको याद करना है जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब प्लांट बॉडी में अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात आएगी ना, तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स की बात आएगी, और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स में भी हम किसके बारे में सोचेंगे? किसके बारे में सोचेंगे? जाइलम के बारे में सोचेंगे। ठीक है बात या नहीं? और फ्लोएम के बारे में सोचेंगे। तो दो टाइप का टिश्यू है, जिसमें पहले नंबर पे हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? किसको? जाइलम का काम क्या है? बोलो, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, हाँ या ना? एंड मिनरल्स। सही है बात या नहीं? आप इसे टॉपिक को नाम देते हैं, बोलो, एसेंट ऑफ सैप। बोलो, वाटर प्लस मिनरल्स इज इक्वल टू सैप, मेनली फ्रॉम रूट टू शूट। एक तो ये बात याद कर लो आप। दूसरा बात याद करो, बोलो, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब जाइलम का काम केवल वाटर कंडक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना भी है। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? जब हम जाइलम की बात करते हैं तो आपको यह बताना है कि जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है। क्या है? अब आप बताओ, प्लांटी किंगडम में प्लांट कितने? बोलो, किंगडम प्लांटी क्लासिफाइड इनटू 5 डिविजन्स, दैट इज एल्गी, ब्रायो, कितने हैं? और आप बताइए, सब में कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं होता है। पहली बार कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमें मतलब जाइलम एंड टेरिडोफाइट में मिलता है। अगर आप एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो से चलते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम आपको जाइलम कहां मिला? तो आप बताइए कि प्लांट 5 टाइप के हैं। एक बोलेंगे आप एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सही है बात या नहीं? इसमें आप बताइए कि जो वेस्कुलर बंडल है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कहां इवॉल्व हुए? बोलो, फर्स्ट इवॉल्व इन, यस और नो? टेरिडोफाइट तो नाम लिख ही दिया मैंने, तो आगे लिख देता हूं, जाइलम फर्स्ट इवॉल्व। इसका मतलब जाइलम, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो तीनों में ही है। हाँ या ना? टेरिडो में, इसको ना ऐसे समझो, आपको वेस्कुलर बंडल की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो जरूरत समझो, फिर आपको समझ आएगा कि फिर ये साथ में मैकेनिकल सपोर्ट क्यों प्रोवाइड कर रहा है। आप बताओ। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ट्रांसपिरेशन पुल तो बाद की बात हो गई ना, कि ट्रांसपिरेशन पुल से वाटर लॉस हो रहा है तो जाइलम और ज्यादा डेवलप हो गया है ना। आपको ये समझना है कि भाई पहली बार प्लांट जो डेवलप हुए थे वो पानी में डेवलप हुए थे। बोलो, इन वाटर डेवलप हुए। कहाँ डेवलप हुए? वाटर में प्लांट डेवलप हुए थे। कहां पर? वाटर में डेवलप हुए प्लांट, वो थे एल्गी। फिर आप आए पानी के किनारे पर, कीचड़ में। बिल्कुल, जहां आप चले जाते हैं और पानी के अंदर पैर आपका कीचड़ में चला जाता है। एक तो आप पूरी तरह से पानी में घुस गए, वहां तो एल्गी है। एक बिल्कुल किनारे पे आते हो जहाँ कीचड़ होता है, पानी और मिट्टी दोनों मिक्स और पैर अंदर धस जाता है। वहां होते हैं ब्रायोफाइट, पपड़ी की फॉर्म में ऐसे फैले हुए, थैलस बॉडी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। एक उससे ठीक पहले गीली मिट्टी होती है, हल्का मॉइस्चर फील करवाती है। वहां पर छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो इरेक्ट होते हैं, जिनमें स्टेम, रूट और लीफ होता है। हाँ या ना? वो होते हैं टेरिडोफाइट। मतलब आप पहले पानी में थे, फिर आप जमीन पे आए, पहली बार गीली मिट्टी में आ गए, मतलब जमीन पे आ गए, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहे थे यूं, और आपकी बॉडी का पूरा पार्ट नीचे सॉइल सरफेस से टच में था, तो आप वहीं से वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे थे। लेकिन जब आप आगे टेरिडोफाइट में डेवलप हुए, तो प्लांट में वर्टिकल ग्रोथ शुरू हुई, शूट पार्ट में। सही है? जब वर्टिकल ग्रोथ शुरू हुई, तो जो हिस्से ऊपर की तरफ बन रहे थे, उनको डिमांड थी पानी की। अब पानी उन तक कैसे पहुंचे? तो फिर डेवलप किया गया किसको? वेस्कुलर बंडल्स को।
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ये कहा गया कि तुम हमें खाना दो और हम आपको, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो रूट खाना लेती है लीफ से, बदले में पानी और मिनरल देती है किसको? सही है बात? हाँ या ना? अब ये भी था कि भाई अगर हमें और ऊपर जाना है तो सपोर्ट भी चाहिए। अब सपोर्ट चाहिए तो ऐसा करते हैं कि इन टिश्यूज को क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं। डेड करके और साथ में लिग्निफाइड करके हार्ड कर लेते हैं। तो जाइलम ना केवल ऊपर की तरफ एसेंट ऑफ सैप करवाता है, बल्कि आपके प्लांट को कल सपोर्ट भी देता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम डेवलप्स इन टेरिडो के बाद, तो फोटो लाई है? अरे तेरे को कहा था कल मैंने, तेरे को फिर समझ ही नहीं आ रहा होगा कुछ। आ रहा है? किसी को भी अपने घर वालों की याद आए तो वो फोटो लेके आए उस दिन, और मैं मेरे मुंह पे लगा लूंगा उसको, और फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको यही लगेगा कि मम्मी पापा भैया जो भी आपको याद आता है वही पढ़ा रहा है आपको, तो आप चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे। नहीं? हाँ, बचपना छोड़ना है हमें अब। कल मैंने इसको कहा था, मैंने कहा तू ऐसे, इसने कहा कि मेरे को मम्मी की बहुत याद आती है मुझे, तो मैंने कहा कि भाई तू मुझ में मम्मी देख। हाँ हाँ सही बात है, मतलब आप पेरेंट्स को मेरे में अंदर देखो ना, आपके टीचर के अंदर अपने पेरेंट्स को देखो, आप आराम से, आपको किसी की याद नहीं आएगी, आराम से पढ़ लेंगे आप। अब आप देखना ही नहीं चाहते। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? आप हमें पराया समझते हो, इसलिए तो तुम्हें हमें हमारे साथ बैठे बैठे आपके मम्मी पापा की याद आती है, और मैं तुम्हें वो याद नहीं आने देता। इसलिए तो डांटता रहता हूँ, क्योंकि मम्मी और पापा में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना मेरे जैसा, हर किसी के घर में एक, है ना? लड़कों के लिए मम्मी, लड़कियों के लिए पापा, ये मुझे पता है। नहीं नहीं, प्यार करने वाले बेटा। हाँ, इधर मम्मी खूब डांट लगाती है लड़कों को, यस और नो? नहीं, लड़कियों को। और पापा डांट लगाते हैं लड़कों को। नहीं लगाते? तो फिर भी अगर किसी को याद आए तो आप फोटो लेके आए, उस दिन केवल आपके नाम से क्लास होगी, ठीक है? तुम दोनों तो मुझसे बात ही मत करो, ये समझ जाओ बात। आगे बढ़े भाई? ठीक है। तो अब आप बताओ कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर सबसे पहला टिश्यू हम पढ़ते हैं जाइलम। जाइलम की बात करें तो बताइए कि 4 टाइप ऑफ सेल से बनता है, किससे? क्योंकि हमने कहा ना कि भाई जाइलम फॉर्म बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ, तो आप बताइए कि जाइलम में कितने टाइप की सेल्स मिलती हैं? तो बोलो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। हाँ या ना? फर्स्ट, बोलो जाइलम ट्रैकिड्स। नंबर 2 याद करोगे, बोलो जाइलम वेसल्स। नंबर 3 याद करोगे, बोलो जाइलम, यहां देख जाइलम फाइबर मिल रहे हैं, जाइलम फाइबर्स। सही है। और नंबर 4 पे याद करोगे आप किसको? बोलो जाइलम पैरेनकाइमा। सही है बात या नहीं? अब आप बताओ कि इसमें ट्रैकेड वेसल और फाइबर्स जो होते हैं, ये तीनों तो आपको मिलती हैं, बोलो डेड सेल्स। और पैरेनकाइमा कैसा है? अब अगर कल को स्टेटमेंट आ जाए कि मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द जाइलम आर डेड, है ना, और ऑल सेल्स ऑफ द जाइलम टिश्यू आर डेड, सही है बात या नहीं? ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, क्योंकि सारी डेड नहीं होती, ऑलमोस्ट डेड होती है। और बताइए कि जाइलम इज ए टिश्यू बिकॉज ऑल सेल्स आर सिमिलर इन फंक्शन, या हम कहते हैं ओरिजिन, एंड वर्क इन ए यूनिट। एक ग्रुप की फॉर्म में काम करती हैं, यूनिट की फॉर्म में काम करती हैं, और ओरिजिन में सेम है, तभी ये जाइलम टिश्यू है, क्योंकि टिश्यू की सभी सेल्स का ओरिजिन सेम होना चाहिए। हाँ या ना? यस और नो? अच्छे से। तो आप बताइए कि जाइलम ट्रैकेड वेसल फाइबर एंड पैरेनकाइमा, इन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे? आरडीएक्स बच्चा कह रहा है कि सर एक दिन हम लोगों को भी बता दीजिएगा कि सर कैसे क्या करना होता है, हम लोगों को भी बता दीजिएगा। इससे क्या मतलब है कि मैं कोई बात छुपा रहा हूं आपसे? मैं ऐसा कभी करता नहीं, मैं जो बोलता हूँ क्लासरूम में सीधे सामने बोलता हूँ। कल भी मेरी बात हुई थी, तो मैंने, बच्चे ने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने यही कहा था कि भाई तू क्लासरूम में पूछना मुझसे, जो बात एक्स्ट्रा होती है और मुझे लगता है कि ये क्लासरूम में बतानी चाहिए सबको, मैं काउंटर में बताता नहीं कभी, बच्चे को मना ही कर देता हूँ कि भाई जब मैं क्लास में आऊँ तो खड़े होकर पूछना, सबके सामने बताएंगे।
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, ताकि उससे नुकसान किसी का ना हो। तो ऐसा, तो ये लाइन में ये जो तुम कहते हैं ना हम लोगों को भी, तो ये भी शब्द थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। बताता मैं सब हूं बेटा, तो पूछ तो सही एक बार, तेरे को पूछना क्या है। मैंने गलत कर दी तूने। मेरे लिए हर बच्चा एक जैसा है, तो बैठे घर पे है वो, तो उसको क्या मम्मी की याद आएगी। अब मेरे को समझ आ रहा है कि डाउट इतने क्यों पूछता है। चलो आगे बढ़े। तो जाइलम जो है वो 4 टाइप्स की सेल से बनता है, जिसमें जाइलम, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर और पैरेनकाइमा सेल्स आती हैं। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए, इनमें से ये तीनों डेड है और ये, तो बताओ सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊं आपको। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे कौन सी सेल्स? जाइलम, ट्रैकिड्स। एक बात और बताता हूं, जाइलम, वेसल्स और ट्रैकिड्स, बोलो ऐसे, दोनों को मिलाकर ट्रैकरी एलिमेंट कहते हैं। ये बच्चा ना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ता है, तो उसमें फेजेस ऑफ ग्रोथ, और उसके बाद है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन का जो पहला पैराग्राफ है ना, उसमें एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल लेते हुए बताती है कि पैरेनकाइमा सेल से डिफरेंशिएशन से जब मैच्योर सेल्स बनती हैं तो वो कभी कभी डेड भी बनती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेकरी एलिमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ द ट्रेकरी एलिमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो बच्चा क्या उस वर्ड को लेके काउंटर पे घूमता रहता है, ये ट्रेकरी एलिमेंट क्या है, ट्रेकरी एलिमेंट क्या है। आज के बाद आप बताओ, जाइलम का जो कंडक्टिव यूनिट होता है ना, जाइलम का, सही है बात या नहीं? तो जाइलम की कंडक्टिव यूनिट में ट्रैकिड और कौन आता है? फाइबर वाटर का कंडक्शन नहीं करवाते, हाँ या ना? तो अपवर्ड मूवमेंट कौन करवा रहा है यहां पर? ट्रैकिड्स। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? तो कभी ट्रैकरी एलिमेंट कभी लिखा हुआ है तो आप समझना कि हम वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है बात या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, जाइलम, जाइलम, ट्रैकिड्स। ठीक है बात या नहीं? आप बताइए कि जाइलम, ट्रैकिड्स एलोंगेटेड सेल है, इनकी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन होने से बच्चों इनका प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म इनका रिड्यूस हो जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस होने का हमें फायदा ये हो जाएगा कि भाई कैपिलरिटी आ जाएगी, और अंदर की कैविटी जो खाली है वहां से हम पानी का ट्रांसलोकेशन करवा पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि यहाँ लिग्निन का क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, और लिग्निन के डिपोजिशन से अंदर की तरफ क्या आ गई, कैपिलरिटी आ गई। सही है। और प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, गायब। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिड। क्या बोलते हैं? ट्रैकिड। सही है बात या नहीं? आपको याद करना है ट्रैकिड के बारे में, बोलो फर्स्ट इवोल्व्ड वाटर कंडक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब आप ये देखो कि जाइलम में कितने टाइप की सेल्स हैं, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर, और इनमें से ट्रैकरी एलिमेंट में कौन कौन आ रहा है? अब आपसे कोई पूछ ले कि इवोल्यूशन में पहले ट्रैकिड आई या वेसल्स, तो बोलो पहले ट्रैकिड्स आई। अब बताओ जाइलम पहली बार कहां डेवलप हुआ? तो बताओ टेरिडोफाइट का मेन कंडक्टिव पार्ट कौन हुआ? कौन हुआ? कौन हुआ? सही है बात या नहीं? हाँ या ना? तो टेरिडोफाइट में जब पहली बार वाटर का कंडक्शन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तो उसमें जो पहली बार सेल बनी वो कौन सी थी? कौन सी थी? कौन सी थी? बिल्कुल। इनके आप बताएंगे कि जो सेल वॉल है वो थिक है ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। तो यहां लिग्निन का क्या हुआ है? तो डिपोजिशन होने से सेल वॉल क्या हो गई, जिससे अंदर की कैविटी क्या हो जाती है, और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस हो जाता है। देखो एक बात मैं आपको छोटी सी और क्लियर कर देता हूं कि जाइलम और फ्लोयम, बोलो ऐसे, बोथ आर कंडक्टिव, लेकिन जाइलम का मोस्ट ऑफ द कंडक्टिव पार्ट डेड है। मोस्ट ऑफ द कंडक्टिव पार्ट डेड है, क्योंकि उसको पानी, वाटर का फ्लो करवाना है, और वाटर का फ्लो डेड सेल में इजीली हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप सोचो एक पाइप है,
ठीक है। अ, पपीता शेक पिया आप लोगों ने? थोड़ा गाढ़ा, स्ट्रॉ लगा के। पपीता शेक थोड़ा गाढ़ा है, थिक, थिक सैलरी बनती है ना उसकी। हाँ या ना? दूध कम मिलाया है ना? और उसको खींचो आप स्ट्रॉ से तो जोर आएगा, आएगा ना? अब क्या करो, उस स्ट्रॉ में पपीता शेक भर लो, स्ट्रॉ में, और फिर नींबू पानी के अंदर स्ट्रॉ लगा के खींचो। हाँ खींचो, थोड़ा जोर लगेगा। सही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉ के अंदर ऑलरेडी एक थिक सैलरी प्रेजेंट है। हाँ या ना? तो जब लिक्विड इधर से आएगा और इस पे प्रेशर, तो वो इजीली इस पाइप को क्रॉस। लेकिन इस पाइप को अब हटाओ, एक नॉर्मल स्ट्रो, सिंपल खाली, उसको नींबू पानी में लगा के खींच के देखो। समझ रहे हैं? इस बात को अप्लाई करते हैं सेल पे। आप बताओ कि भाई ये एक सेल है, बात नहीं भाई, कोई दिक्कत है तो खड़े हो जाओ। दीपांशु कह रहा है कि स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन। ऑर्गन में कौन कौन आएगा? स्टेम, रूट, लीव्स। लीव के पेटियोल, पेटियोल एक ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। स्टेम एक ऑर्गन है, स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सही है बात या नहीं? फ्रूट को भी हम एज ए ऑर्गन कंसीडर कर सकते हैं। सही है। और फ्रूट के अंदर स्क्लेरेट्स प्रेजेंट होती हैं उनके पल्प के अंदर, है ना? तो ऑर्गन्स में आ गया स्टेम, रूट, पेटियोल, फ्रूट, ऐसे करके। आप बताओ कि भाई इसके अंदर प्रेजेंट है, बोलो साइटोप्लाज्म। ये सेल है, सेल में क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? अगर आप इस सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हुए पानी को इसमें से ले जाने की कोशिश करें, तो भाई चल, बोलो जाएगा तो सही, लेकिन जोर आएगा, इजीली नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है वो कोलॉइडल सब्सटेंस होता है। तो वो पपीता शेक की तरह है, हार्ड भी नहीं है लेकिन इतना लिक्विड भी नहीं है। तो बताओ कि भाई वाटर फ्लो में क्या आएगी? दिक्कतें आएंगी, रुकावट होगी, वाटर फ्लो स्लो होगा। हमने क्या किया, हमें पता चला कि इस सेल से हमने वाटर का क्या करवाना है? कंडक्शन। तो हमने इस सेल को क्या कर दिया? डेड। और इसका साइटोप्लाज्म क्या कर दिया? गायब। बोलो अब तो ये पाइप की तरह काम कर रहा है ना। इसलिए जो जाइलम के कंडक्टिव यूनिट्स हैं, वेसल्स, और उनकी वॉल को लिग्निफाइड करके, थिक करके, अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस। और अगर साइटोप्लाज्म वहां नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म वहां, तो बोलो वाटर कंडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और एफिशिएंटली वाटर फ्लो कर पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए ट्रैकेट्स और वेसल्स जो है वो अपनी मेच्योरिटी पर डेड हो जाते हैं, और उनका प्रोटोप्लाज्म अपनी मेच्योरिटी पर डेड हो जाते हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म। समझ रहे हैं बात? हाँ या ना? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे? और सुनो, इसके साथ साथ आपको याद करना है कि भाई ट्रैकेट्स आर मेन कंडक्टिव स्ट्रक्चर इन टेरिडो एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है। दूसरा आपको बताना है कि ये यूनिसेलुलर होती है, मतलब हर ट्रैकेट अपने आप में एक इंडिविजुअल सेल की तरह वर्क करती है, यूनिसेलुलर है ये स्ट्रक्चर्स। कौन? ट्रैकेट्स। आप बताइए, ट्रैकेट्स जो होती हैं कौन, इनके किनारों पर पिट्स पाए जाते हैं, बोलो ऐसे, इनके किनारों पर। और वो पिट्स होते हैं, बोलो बोर्डेड पिट्स। यहां पर ना ये वाला जो एंड होता है इनका, इस वाले एंड पे पिट्स होते हैं, बोलो पिट्स। बना रहा हूं इनको, पिट्स को बनाता हूं पहले, तो एक मिनट, तो मैं पिट समझाता हूं आपको, पहले पिट क्या होता है फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है? जैसे ये आपने सेल वॉल मटेरियल को डिपॉजिट करवाया ना यहाँ पर, तो कुछ जगहों पे बोलो वॉल मटेरियल डिपॉजिट नहीं होता, और जिन जगहों पे वॉल का डिपोजिशन, वही हिस्सा क्या कहलाता है?
यहां जो पिट पाए जाते हैं उन पिट्स को क्या बोला जाता है? बोलो, बॉर्डर्ड पिट। क्या बोलते हैं? पिट क्या होते हैं? जहां सेल्स में लिग्निफिकेशन नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्क्लेरेट्स पढ़ाते टाइम आपको बताई थी बात कि पिट्स वो प्लेस होते हैं जहां लिग्निफिकेशन नहीं होता। जैसे मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि भाई पिट्स की अगर बात करें तो बोलो हमारे पास दो प्लांट सेल हैं। जैसे बोलो एक तो प्लांट सेल है ये वाली, और इसके साथ ही एक दूसरी प्लांट सेल और है। कितनी प्लांट सेल हैं? ये दो प्लांट सेल हैं, सही है। इन दोनों प्लांट सेल्स के अंदर की तरफ बोलो सेल वॉल प्रेजेंट है। ये सेल वॉल की थिकनेस बढ़ रही है यहां पर। हो गया। ये बोलो सेल वॉल है, थिक स्ट्रक्चर है सेल वॉल। और इसमें डिपोजिशन किसका हुआ है? लिग्निन का, सही है। सुंदर डायग्राम टाइम मांगते हैं, इतना मेरे से टाइम लगता नहीं। चुप नहीं रह सकता ना मैं। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाने लग गया और 5-7 मिनट लगा दिए मैंने, इतने में कहीं तो खराटे ले रहे होंगे उंगलियां मुंह में डाल के। अच्छा कहेगा सर बेइज्जती बहुत करते हैं। भाई इसलिए करता हूँ ताकि वो सिलेक्ट हो जाए और अगले साल से तेरी सब इज्जत करने लग जाए। अभी बेइज्जती करवा लो थोड़ी, है ना। अब बताओ कि जैसे ये दो सेल हैं, इन सेल्स में जिन जगहों पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होगा उस जगह पे हम बोलेंगे कि पिट्स हैं। क्या प्रेजेंट है? अब एक बात समझना, सबसे पहले सेल में बनती है बोलो प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल? और प्राइमरी सेल वॉल तो मैंने बनाई है यहाँ पर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सबसे पहले मैंने प्राइमरी सेल वॉल ही बनाई थी ना। कि भाई ये क्या प्रेजेंट है इस पे? प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी सेल वॉल। तो बोलो जो व्हाइट कलर में बनाई है ना मैंने लेयर, वो तो लेयर कौन सी लेयर है? बोलो प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी के अंदर की तरफ ये जो लेयर दिख रही है ये सेकेंडरी सेल वॉल, जिसमें डिपोजिशन किसका हुआ है? लिग्निन का, सही है। और बताओ कि दो नेबरिंग प्लांट सेल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं किसके थ्रू? मिडल लैमिला के, सही है। तो ये सेंट्रल पोर्शन जो हमने बनाया है ये कौन है? सेंट्रल पोर्शन ये जो हमने बनाया है ये क्या है? मिडल लैमिला, सही है। आप देखो एक जगह पे डिपोजिशन लिग्निन का नहीं है, जिस जगह पे मैंने लिग्निन का डिपोजिशन नहीं किया वहां पर क्या क्या प्रेजेंट है? बोलो दोनों सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लैमिला। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इसमें कौन आएगा? बोलो प्राइमरी सेल वॉल और साथ में मिडल लैमिला। और आप बताइए कि मिडल लैमिला में पैक्टिन होता है, प्राइमरी लेयर के अंदर भी पैक्टिन और सेल्यूलोज, हाँ या ना? और ये दोनों ही वाटर के लिए क्या रहते हैं? परमिएबल। क्या रहते हैं? तो आप बताइए कि पिट मेम्ब्रेन एक तरह की कैसी स्ट्रक्चर है? कैसे स्ट्रक्चर है? परमिएबल स्ट्रक्चर है। सही है बात या नहीं? पिट्स का डायामीटर अगर सेम है और पिट बिल्कुल आमने सामने है दो सेल के अंदर, तो इस पिट को बोलते हैं सिंपल पिट। क्या बोलते हैं? ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये डायग्राम कौन से पिट का बनाया है? किसका बनाया है? बोलो इन वेसल्स। ये किसमें मिलते हैं? सिंपल पिट किसमें मिलते हैं? सिंपल पिट किसमें मिलते हैं? वेसल्स में मिलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन जब बात आती है ट्रैकिड्स के बारे में, किसके बारे में? तो ट्रैकिड्स में जैसे दो नेबरिंग प्लांट सेल की ये सेल वॉल है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनता है बॉर्डर पिट का। बिल्कुल सेंटर में तो बोलो रहेगी पिट मेम्ब्रेन,
ये कौन है? पिट मेम्ब्रेन। और इधर ये इनकी सेल वॉल का डिपोजिशन है, हाँ या ना? दिखने में जो पिट ऐसा होगा, बीच में जो सेंटर में स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, वो तो पिट मेम्ब्रेन है। कौन है? और ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है? पिट। सही है। सेंट्रल पोर्शन ये वाला पिट मेम्ब्रेन। सही है। यहां अगर पिट को देखोगे तो बीच वाला एरिया थोड़ा वाइडर है और किनारे छोटे हैं। ऐसे पिट को बॉर्डर पिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉर्डर पिट कहा जाता है। और इसके बीच में यहां सुबेरिन का डिपोजिशन होता है एक, इस स्ट्रक्चर को टोरस कहते हैं। तो अगर ऐसे पिट हो तो इनको क्या बोलते हैं? और अगर ऐसे पिट हो तो ये किस में पाए जाते हैं? सिंपल पिट। और बॉर्डर पिट किस में पाए जाते हैं? अब आप बताओ कि अगर मैं कहूं कि ट्रैकेट्स में बॉर्डर पिट्स प्रेजेंट हैं, हाँ या ना? तो बॉर्डर पिट में से और सिंपल पिट में से एडवांस कैरेक्टर क्या हुआ? सिंपल पिट। क्योंकि ट्रैकेट क्या है? प्रिमिटिव है स्ट्रक्चर में। यस और नो? क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट इवोल्ड ट्रैकरी एलिमेंट है। तो टेरिडोफाइट में कौन डेवलप हुआ था? ट्रैकेट में कौन से पिट्स पाए जाते हैं? बॉर्डर पिट्स का पाया जाना एडवांस कैरेक्टर हुआ या प्रिमिटिव? और सिंपल पिट्स का पाया जाना? क्यों? क्योंकि सिंपल पिट पाए जाते हैं वेसल्स में, और वेसल ट्रैकेट से क्या होती हैं? सही है बात या नहीं? हाँ या ना? इसको अगर आप याद ना भी करोगे तो भी काम। बस मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, कल को डायग्राम कहीं आपको कहीं दिख जाए या किसी ने आपको बनवाया हो, तो ये डायग्राम किसका है? सिंपल पिट का। और ये डायग्राम किसका है? बॉर्डर पिट का। अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो काफी टाइम लगा दूंगा, लेकिन मेरे को इस पे जाना नहीं है। सही है बात या नहीं? यस और नो? लेकिन हल्की फुल्की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। किसके बारे में? पिट्स के बारे में। क्लियर है बात आपको? यहां तो कोई प्रॉब्लम? बढ़ू मैं आगे? अरे हाँ ना तो बोलो। नंबर 2 पे जो हम पढ़ेंगे बच्चे, वो टिश्यू कौन सा होगा? जाइलम वेसल्स। बोलो। जाइलम वेसल्स जो है वो ट्रैकेट्स की कंपेयर में सिलेंड्रिकल होती हैं स्ट्रक्चर में। अगर ट्रैकेट की बात करो तो दोनों एंड पे पॉइंटेड है। भाई कुछ मिल गया क्या लास्ट वाले? है? कुछ मिल गया क्या? स्पेशल है तो बता मुझे भी। कल भी समझाई थी बात, आज फिर समझा रहा हूं। लास्ट बेंच इसलिए नहीं है कि बातें करके खुश होते रहे हम, बड़े बड़े दांत दिखाएं। जाइलम वेसल्स की बात करोगे ना, तो आप बताइए कि जो ट्रैकेट्स होती है ना, ट्रैकेट्स, वो किनारों पर कैसी हैं? और बीच में से जो वेसल्स होती हैं, बेस टू टिप डायमीटर बिल्कुल सेम होता है। टिप टू डायमीटर बिल्कुल सेम है। तो बोलो कैसी स्ट्रक्चर है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो बोलो पाइप लाइक है। आप बताओ कि भाई जैसे मैंने एक वेसल बनाई है, सही है। अब बताओ कि जो वेसल्स होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं यूं, एक वेसल, तो बोलो दूसरी वेसल, तो बोलो तीसरी वेसल, तो बोलो चौथी वेसल। लगातार वेसल्स क्या होती जा रही हैं, और एक पाइप बन गई है। तो लेकिन पाइप तो तब बने ना जब बीच में पोर हो, है ना? तो आप बताइए इनकी जो कॉमन वॉल होती है ना, कॉमन वॉल, बोलो परफोरेटेड होती है। मतलब ये कॉमन वॉल है वेसल्स के बीच की, यहां पर ये समझो आप, ये जो है ये क्या है? तो बताओ ये वेसल्स की क्या है? कॉमन वॉल। और ये कॉमन वॉल कैसी है? परफोरेटेड। कैसी है? बोलो वन और मोर पोर्स प्रेजेंट। एक या एक से ज्यादा पोर्स क्या होते हैं? इससे क्या होगा कि वेसल्स जो है वो एक पाइपलाइन की तरह काम करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? इसका मतलब वेसल्स शो करती हैं, बोलो डेड सिंसाइटियम। सिंसाइटियम का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मोर देन वन सेल्स। बोलो ऐसे, फ्यूजन ऑफ मोर देन वन सेल्स, हाँ या ना? अब यहां वेसल कितनी जुड़ रही हैं?
तो मैंने एग्जांपल दिया 4 का, तो एक से ज्यादा ही है ना। 4, 5, 50, 100, 150, 500 जोड़ दो आप, तो एक लंबी पाइपलाइन बनेगी या नहीं बनेगी? हाँ या ना? तो ये लंबी पाइपलाइन जो है बच्चे, इनको बोलते हैं हम वेसल्स। क्या बोलते हैं? और इनकी कॉमन वॉल पर क्या बने गए? पोर। और साइटोप्लाज्म इनमें, साइटोप्लाज्म इनमें नहीं होता। सही है बात या नहीं? और इनकी जो वॉल है, ये वॉल इनकी कैसी है? लिग्निफाइड वॉल है। कैसी वॉल है? और लिग्निफाइड वॉल में पिट्स कौन से हैं? लिग्निफाइड वॉल में पिट्स कौन से हैं? सिंपल पिट्स। और दूसरे कौन से? बॉर्डर पिट किस में पाए जाते हैं? तो बॉर्डर पिट का होना एडवांस करेक्टर या सिंपल पिट्स का होना एडवांस करेक्टर? सिंपल पिट्स का होना और बॉर्डर पिट्स का होना कैसा करेक्टर है? क्योंकि बॉर्डर पिट किस में? और बताओ प्लांट्स में फर्स्ट इवॉल्व ट्रैकरी एलिमेंट कौन? अरे फर्स्ट इवॉल्व ट्रैकरी एलिमेंट कौन? कौन? तो इनमें जो पिट्स पाए जाते हैं वो कौन से पिट्स हैं? वेसल्स में जो पाए जाते हैं पिट्स वो कौन से हैं? तो आप बता सकते हैं ना कि यहां पर सिंपल पिट्स प्रेजेंट हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई? सिंपल पिट। सही है? हाँ या ना? इनसे होगा क्या कि जब पानी पाइपलाइन से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, सही है बात या नहीं, तो फिर पानी यहां से ऊपर जाते जाते साइडों में भी निकल पाएगा, ताकि साइड की जो सेल्स होती हैं जाइलम के साथ साथ उनको भी पानी मिल सके। क्योंकि पिट मेम्ब्रेन को पानी क्रॉस, अरे पिट मेम्ब्रेन को पानी क्रॉस लिग्निन को क्रॉस नहीं करता। जहां पिट होते हैं वहां पिट मेम्ब्रेन होती है, अभी अभी बताया मैंने। जहां पिट होते हैं वहां पिट, और पिट मेम्ब्रेन कैसी स्ट्रक्चर है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बोलो लिग्निन को तो क्रॉस नहीं करता है, लिग्निन को तो क्रॉस, लेकिन पिट मेम्ब्रेन को क्रॉस। और ये जो डिपोजिशन है, ये डिपोजिशन है लिग्निन का। हाँ या ना? लिग्निन के डिपोजिशन से वॉल की थिकनेस, लिग्निन के डिपोजिशन से वॉल की थिकनेस बढ़ जाती है। सही है बात या नहीं? यस और नो? बोलो। इन सेल वॉल लिग्निन डिपॉजिट होता है। हाँ या ना? इसे बोलते हैं हम थिकनिंग ऑफ वॉल। बताइए, फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑफ थिकनिंग। प्लांट्स में जो थिकनिंग मिलती है आपको वेसल्स की और ट्रैकेट्स की, वो वेरियस फॉर्म की होती है। बेसिकली 5 होती है थिकनिंग में, बताता हूं क्या होती है। लिग्निन का डिपोजिशन 5 तरीके से होता है। बोलो एनुलर तरीका, मतलब थिकनिंग की फॉर्म बता रहा हूं। बोलो एनुलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट और पिटेड। 5 अलग अलग टाइप है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 5, लेकिन ये लाइन है, ये लाइन है एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज। एनसीईआरटी कहती है कि सेल वॉल डिपोजिशन होता है सेल वॉल के अंदर किसका? लिग्निन के डिपोजिशन होने से सेल वॉल क्या होती है? और ये जो थिकनिंग है सेल वॉल की, सेल वॉल की जो वेरियस फॉर्म ऑफ थिकनिंग मिलती है आपको। अब वेरियस फॉर्म ऑफ थिकनिंग में 2 तो पक्का याद करनी है आपको। बोलो, एक एनुलर और दूसरा पिटेड। अगर आप डायग्राम देखो 87 नंबर पेज पे जाइलम के ऊपर वेसल्स और ट्रैकेट्स का, तो पहली दोनों ट्रैकेट्स है और दूसरी जो तीसरी जो है वो कौन है? तो बीच में जो दिख रही है ना आपको, बीच वाली लाइन ट्रैकेट की, इसमें जो डिपोजिशन है वो एनुलर है। कैसा है? एनुलर डिपोजिशन है। और उसके ठीक साथ वाली जो वेसल है ना, उसमें पिटेड है। वेसल में कैसा है? बोलो, एनुलर इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड पिटेड फॉर्म इज एडवांस, क्योंकि वेसल ट्रैकेट से एडवांस होती है। अब दोनों में फर्क समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई ये हमने ट्रैकेट बनाई थी ना, इसके अंदर अगर लिग्निन का डिपोजिशन रिंग्स की फॉर्म में हो, यूं, डायग्राम मेरा 2D पे है बच्चे, 3D पे देखोगे तो अंदर आपको रिंग्स दिखेंगे ना ऐसे।
कि जो ट्रैकेड है, ट्रैकेड के अंदर ऐसे रिंग्स की फॉर्म में लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है, इसे बोलते हैं एनुलर। किस में मिलता है? ट्रैकेड्स में। एक हमने पढ़ी है जाइलम की वेसल्स। क्या पढ़ी है? वेसल्स को ना बाहर से देखो, ये डायग्राम तो आपको मैं दिखा रहा हूं अंदर से, एलएस। आप जाइलम को कहां से देखो? कहां से देखो? बाहर से अगर हम जाइलम को देखेंगे तो हम कहेंगे कि जाइलम के अंदर डिपोजिशन हुआ है लिग्निन का। तो पूरा का पूरा जाइलम जो है बच्चे, जो वेसल्स है, वो वेसल है वो किससे भरी हुई है? लिग्निन से। ठीक है ना? तो बोलो लिग्निन का पूरा फुल डिपोजिशन होता है इसके अंदर। तो ये पूरी तरह से डिपॉजिटेड कौन है? लिग्निन है, सही है। लेकिन इसमें बीच बीच में क्या दिखते हैं? पेट्स दिख रहे हैं। ये डायग्राम आप बाहर से देख रहे हो, मतलब जैसे ये पेन मेरे हाथ में है ना, इसको आप वेसल मान लो। ये मेरे हाथ में जो पेन है ना, इसको क्या मान लो आप? क्या मान लो? वेसल मान लो। एक तो मैं इसको काट के बीच में से एलएस दिखाऊंगा आपको कि ऐसा दिख रहा है, एक बिना काटे में ऊपर से बाहर से दिखा रहा हूं ये। तो अभी बताओ, वेसल को हम यहां बाहर से देख रहे हैं ऐसे, जब इसको बाहर से ऐसे देखेंगे तो बीच बीच में हमें इसमें क्या दिखेंगे? इस टाइप के डिपोजिशन को हम क्या कहते हैं? पिटेड। क्या बोलते हैं? तो ये डिपोजिशन तो कैसा हुआ? एनुलर। और ये डिपोजिशन कैसा हुआ? पिटेड। ये दोनों आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। हालांकि होते मोर देन टू हैं, मैं 5 पढ़ाता हूं आपको, एग्जाम्पल भी बता सकता हूं, इसमें ये, उसमें वो, साइकस में ऐसा, लोअर जिम्नोस्पर्म में ऐसा, हायर टेरिडोफाइट्स में ऐसा, टेरिडोफाइट के अंदर इन प्लांट्स में ऐसे। लेकिन मेरे को इतना बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मुझे कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में कितना आता है। एग्जाम में भी अगर ये लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी में ना होती तो मैं ये भी नहीं बोलता। लेकिन मैं ये दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायग्राम दोनों एनसीईआरटी के अंदर है हमारे पास। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ये फॉर्म कौन सी फॉर्म है? एनुलर। और ये फॉर्म कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म कैसी है? ये फॉर्म कैसी है? पिटेड। और ये लाइन एनसीईआरटी में ऐसी की ऐसी है कि इन सेल वॉल लिग्निन डिपॉजिशन जो होता है उसको हम थिकनिंग बोलते हैं, और थिकनिंग वेरियस फॉर्म में होता है। और उनमें दो फॉर्म आपको याद रख लेनी है, एक एनुलर और दूसरा, अगर आपको एनुलर पूछे तो बोलो प्रिमिटिव है, और अगर क्या बोले तो बोल दो कि कैसा? एडवांस। सही है बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोल दो। पता चला है मैं क्या बता रहा हूं आपको, या सब ऊपर से जा रहा है? अब एक बात और सुनो, बोलो वेसल्स एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। आगे क्या शब्द लगाओगे? पूछो क्यों? क्योंकि बोलो इन हायर जिम्नोस्पर्म्स। हायर जिम्नोस्पर्म्स में आपको याद करना है नीटेल्स। जिम्नोस्पर्म का एक ऑर्डर है, जैसे प्लांट पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन, तो बोलो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, बोलो ऐसे। तो ऑर्डर, ऑर्डर है एक कौन सा? नीटेल। हायर जिम्नोस्पर्म के अंदर एक ऑर्डर है, नाम क्या है? नीटेल। नीटेल के अंदर एग्जांपल है, बोलो नीटम, इफेड्रा और वेलविशिया। इनमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बोलो इनमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और डाइवर्सिटी में ना इफेड्रा और नीटम आपको एग्जांपल मिलेगा, इफेड्रा और नीटम एग्जाम्पल मिलेगा। अब बच्चा कहता है आपने इनके तो एग्जाम्पल लिखवाए नहीं, इसके लिखा दिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, यहां नहीं है, लेकिन डाइवर्सिटी में तो है कम से कम। तो पता तो हो ना कि नीटम अगर शब्द कभी लिखा आ जाए तो मुझे पता हो कि प्लांट कौन सा है। जिम्नोस्पर्म। इफेड्रा लिखा आ जाए तो प्लांट कौन सा है। हाँ, कितने बच्चों ने रेत के टीले देखे हैं? हाँ, कितनों ने देखे हैं? हाथ उठाओ तो बढ़िया से। अच्छा, इनमें से कितने जो प्योर राजस्थान के ही हैं? ठीक है, ठीक है। तो रेत के टीलों में सबसे ज्यादा जो प्लांट आपको दिखाई देता है ना बच्चे, है ना, वो प्लांट इफेड्रा है। ड्राई कंडीशन का प्लांट, जिम्नोस्पर्म का प्लांट इफेड्रा। डाइवर्सिटी में पता चलेगी ये बात आपको। ठीक है बात या नहीं? तो आप बताइए कि वेसल्स जनरली तो क्या होती हैं? एब्सेंट। किसमें? लेकिन, तो आप बताइए कि वेसल्स की प्रेजेंस
स्पेसिफिक करेक्टर जिम्नो का हुआ या एनजीओ का? एनजीओ का, क्योंकि एनजीओ के लिए तो मेन कंडक्टिव पार्ट ही वेसल्स हो गई ना। तो पहली बार जब जाइलम डेवलप हुआ था तो क्या डेवलप हुई थी? ट्रैकेट्स। फिर जिम्नोस्पर्म में भी कौन है? ट्रैकेट्स। लेकिन जैसे जैसे जिम्नोस्पर्म आगे डेवलप होते जा रहे हैं तो हायर जिम्नोस्पर्म में ट्रैकेट्स के साथ कौन आ गई? ट्रैकेट्स के साथ कौन आ गई? वेसल्स आ गई। और एंजियोस्पर्म में ट्रैकेड और वेसल दोनों है। मतलब ट्रैकेड तो है ही, क्योंकि वो तो चल ही आ रही है। पहली बार जब साइकिल बनाया गया था ना, उसमें टायर था, और आज जो साइकिल चल रहा है उसमें भी टायर है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि पहली बार जो ट्रैकेट्स बनी थी ना, वो टेरिडो जिम्नो एनजीओ तक चली आ रही हैं, लेकिन एनजीओ में ट्रैकेड के साथ वेसल्स भी डेवलप हो गई हैं, और डेवलप्ड वेसल्स का प्रेजेंस होना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और हमारा जो चैप्टर है वो एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो हमारा बेसिकली फोकस किस पे होना चाहिए? वेसल्स पर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एनसीईआरटी पढ़ो। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप टुगेदर एज ए जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसमें लिखा है कि जाइलम फंक्शंस एज ए फॉर द वाटर एंड फ्रॉम रूट और लीव्स, शूट मतलब है ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल टू द प्लांट। इट इज ए नेमली ट्रैकेड वेसल जाइलम एंड जिम्नोस्पर्म्स लैक इन देयर, ये देखो मैंने क्या लिखा, वेसल्स एब्सेंट इन, लेकिन मेनली, क्योंकि कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी हैं जिनमें वेसल्स होती हैं, ये नहीं याद करना कि होती ही नहीं है। आगे बढ़ो। ट्रैकेट्स आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विद द लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड, पॉइंटेड एंड होते हैं इनके। इनके एंड कैसे होते हैं? पॉइंटेड एंड होते हैं। दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, सही है, ताकि वाटर का कंडक्शन अच्छे से करवा सकें। द इनर लेयर ऑफ द हैव विच वेरी इन, वही बात आ गई, मैंने अभी अभी आपको बताया कि इनमें जब सेल वॉल का मटेरियल, जब लिग्निन का डिपोजिशन होता है अंदर की तरफ, हाँ या ना, तो उसको हम थिकनिंग ऑफ वॉल कहते हैं, और उसकी फॉर्म एक से ज्यादा है हमारे पास पढ़ने के लिए, जितनी मर्जी पढ़ लो, 5-6 है, लेकिन आपको याद केवल 2 ही रखनी है, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम में दिख रहा है आपको, है ना? यस और नो? आगे बढ़ो। इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग। इसका मतलब एंजियोस्पर्म में केवल वेसल्स नहीं होती, वेसल्स का होना एंजियोस्पर्म का करेक्टर है, ये ठीक है, लेकिन क्या वेसल्स के साथ साथ ट्रैकेट्स नहीं होती एंजियोस्पर्म्स में? होती हैं। आगे बढ़ो। फिर कह रहे हैं वेसल्स ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी कॉल्ड वेसल, ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड लार्ज सेंट्रल। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ज्यादा कैविटी लार्ज किसकी है? वेसल की, ट्रैकेड से, हाँ या ना? और उसने ये भी कहा है कि मोर देन 1 सेल्स आपस में क्या रहती हैं, और इसलिए मैंने बोला है कि बच्चे इसको डेड सिंसाइटियम बोलेंगे, कि मल्टीपल वेसल्स आपस में फ्यूज रहती हैं और एक पाइपलाइन बनाती हैं। पढ़ो आगे। द वेसल सेल्स आर ऑल्सो, प्रोटोप्लाज्म इनमें नहीं होता। आगे पढ़ो। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। ये जो कॉमन वॉल होती है इनकी, इनकी कॉमन वॉल में क्या रहते हैं? पोर्स रहते हैं, एक या एक से ज्यादा, जिससे ये पाइपलाइन का काम करते हैं। आगे बढ़ो। तो किसकी प्रेजेंस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका? क्या एंजियोस्पर्म में केवल वेसल्स हैं? ट्रैकेट्स भी, हाँ या ना? लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेसल्स का प्रेजेंट होना किसका? जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती, हाँ या ना? मेनली या जनरली टर्म लिखा हो तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए एब्सेंट कर दे तो फिर गलत बात हो जाएगी। ठीक है बात? नेक्स्ट क्लास में आऊं तो बताना, जाइलम की वेसल्स और ट्रैकेट्स पढ़ाई थी आपने, फाइबर से शुरू करेंगे। हाँ बेटा, कल, हाँ कल क्लास नहीं लूंगा मैं, कल क्लास नहीं लूंगा, कल आप तैयारी कर लो।
कल क्लास में पूछना, तो अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो। तेरे को पहले भी 2 बार बोल चुका हूं मैं के बाद क्लास में पूछना, तूने पूछी नहीं। भूल जाता तो इतनी बात ही भूल जाता है। चलो मिलते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, कल रिवीजन क्लास नहीं मैं लूंगा। मैंने कहा था रिवीजन क्लास लेना मेरे लिए थोड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा क्या करेगा फिर, अपने डाउट्स बीच बीच में लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखता जाएगा रिवीजन क्लास के अंदर, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। इसलिए मैंने गूगल फॉर्म आपको शेयर किया था, तो उसमें से कॉमन प्रॉब्लम्स निकालूंगा मैं, और उन पे वीडियोस बनाऊंगा, और वीडियो बना के आपको दे दूंगा। कल दोपहर तक मिल जाएगी वीडियो आपको। डाउट काउंटर पे आज शाम को मैं मिलने के चांस थोड़े कम है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि आप लोग डाउट काउंटर पे भागो अब। हाँ, क्योंकि डाउट काउंटर पे बैठने वाला टाइम गया बच्चे अब। लास्ट डे है कल, तो लास्ट डे पे आप इतना काउंटर पे आएंगे तो फिर अपना टाइम बहुत बर्बाद करेंगे। और मुझे पता है कि यहाँ काउंटर पे आना केवल आपको 10 मिनट के लिए है, लेकिन आपका 1.5 घंटा खराब होता है। घर से चलते हो तो घर पे मुझे पता है हम कैसे रहते हैं हॉस्टल में तो, लेकिन यहाँ आने के लिए थोड़ा बनना पड़ता है ना। सही है बात या नहीं? फिर 10-15 मिनट वो, 10-15 मिनट आने के, आधा घंटा, 10-15 मिनट यहाँ लगाओगे मेरे पास, तो 40-50 मिनट। फिर उसके बाद कोई दोस्त फ्रेंड मिल गया, उससे 10-15 मिनट बात कर ली। फिर यहाँ से वापस जाते जाते रास्ते में गोलगप्पे वाली रेडी मिल गई, फिर इच्छा हो गई चलो खा ही चलते हैं। तो 10-15 मिनट वो करते करते 10 मिनट का डाउट होता है, 1.5 घंटा खराब हो जाता है ना। इसलिए तो मैंने आपके सारे डाउट्स पूछ लिए, और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कल। और आपको पेपर के जो मेन क्वेश्चन उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन मिलेगा संडे शाम को 5 बजे के बाद। हाँ।